हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें हमारा इस समय करंटली मार्च मंथ का करंट अफेयर्स चल रहा है और आज की हमारी डेट है दोस्तों 24 मार्च, और 24 मार्च से जुड़े हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिन्हें आप स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम कवर करते चलेंगे। तो आइए चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर श्रीपति टूडू द्वारा भारतीय संविधान का अनुवाद किस लिपि में किया गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ए, ओल चिकी लिपि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओल चिकी लिपि, चूंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़े हम फैक्ट जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ठीक है, ये पहली बार है। प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। श्रीपति टूडू पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सिद्धू कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय में सांथली भाषा के, ठीक है, सांथली भाषा के सहायक प्रोफेसर हैं। सांथली भाषा के बारे में थोड़ा हम जानेंगे आगे चल के। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 70 लाख लोग सांथली बोलते हैं। सांथली जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वे मुख्य रूप से बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम आदि देश में रहते हैं। सांथली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर दो पे आ गए हैं। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में BBNL बोलते हैं, का निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, BSNL के साथ। ठीक है, थोड़े हम फैक्ट जान लेते हैं। अब BBNL क्या है दोस्तों? तो BBNL क्या है कि इसका गठन फरवरी 2012 में किया गया था। इसे भारत नेट परियोजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया था। अब BSNL क्या है? इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रवीण कुमार पुरवार इसके अध्यक्ष और MD है करंट में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये दोस्तों रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 24 से 27 मार्च 2022 तक किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आपका करेगा। ये देख सकते हैं विंग्स इंडिया 2022 24 से 27 मार्च 2022, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। और ये दोस्तों एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन है। फैक्ट हम जान लेते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हैदराबाद में 24 से 27 मार्च 2022 तक विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन करेगा। विंग्स इंडिया 2022 एशिया में नागरिक उड्डयन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसे शॉर्ट में MOCA बोलते हैं, फिक्की के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 में किस दिन की थीम अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन है एंड अर्ली एक्शन है? ठीक है, ये किस दिन का पूछा है, थीम ये है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और ये दोस्तों हर साल 23 मार्च को पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 मार्च को पड़ता है। फैक्ट हम जान लेते हैं कि 23 मार्च मैंने ऑलरेडी बता दिया। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जस्ट बताया कि स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1950 को स्थापित है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसका स्थापना दिवस भी पूछ लिया जाता है। यह लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। अब और फैक्ट्स हैं इसमें। अब WMO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 193 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, 22 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में
पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई और राज्य में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिए त्रिपुरा में हुआ था। थोड़ा फैक्ट समझा लेते हैं कि संगोष्ठी का शीर्षक क्या था कि भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोग और संभावनाएं और चुनौतियां। संगोष्ठी में विभिन्न भारतीय राज्यों और बांग्लादेश जो कंट्री था, नेपाल था, भूटान सहित पड़ोसी देशों के शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्विस स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर जिसे बोलते हैं, ठीक है, IQ एयर बोलते हैं, 22 मार्च 2022 को अपनी नवीनतम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा था। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा था। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा नई दिल्ली। यही दोस्तों IQ एयर रिपोर्ट निकालती है हर साल, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। हम थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे एग्जाम में पक्का इस पे क्वेश्चन आएगा। तो ढाका का 78.1 PM 2.5 स्तर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर रहा। ठीक है, ढाका दूसरे नंबर पर रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का वायु प्रदूषण 2021 में खराब हो गया है। इसका औसत वायु प्रदूषण PM 2.5 के स्तर 58.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर था। ठीक है, आपको ये डाटा से वैल्यू नहीं मतलब है, जैसे आपको मैंने ढाका बताया सेकंड था, बाकी मैं आगे बताता हूँ। विश्व स्तर पर दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में चौथे स्थान पर था। ठीक है, राजधानी में ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे था, पर दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में अगर शहर की बात करें तो चौथे स्थान पे था। और दुनिया का सबसे प्रदूषित स्थान था राजस्थान का भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित है और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। और शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत में है। ठीक है, ये हमारे लिए बुरी बात है, पर जो है सो है। और 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 भारतीय शहर है। ठीक है, देख लीजिए 100, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रेटिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट। 2022 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर की भविष्यवाणी को 9.5%, 2021 में 9.5% था, से घटाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 9.1%। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रभावी बहुपक्षवाद पर नवगठित उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी, जयति घोष। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जयति घोष बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य बनी हैं। भारतीय अर्थशास्त्री हैं जयति घोष, को जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर नवगठित उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये दोस्तों है आंसर 20 का सही हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। भगवंत मान जी आपके पंजाब के बने हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत जी ये गोवा के बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये गोवा के बने हुए हैं, ये आप ऑलमोस्ट सबको याद ही हुआ। और एन बीरेन सिंह ये दोस्तों मणिपुर के बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी ये लगातार दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, उन्होंने लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से, ठीक है, ये टोटल सीट याद रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था पिछले रेलवे ग्रुप डी में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। 70 टोटल सीटें हैं, में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। अब और थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सीट से हार गए थे, तो ये फिर कैसे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा का गैर सदस्य भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिर्फ 6 महीने के लिए। उन्हें पद पर बने रहने के लिए उन 6 महीनों के भीतर निर्वाचित होना होता है। ठीक है, 6 महीने के भीतर वो कहीं किसी भी सीट से निर्वाचित हो जाए तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है। ठीक है, 164(4) में कहा गया है कि कोई मंत्री अगर लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है
तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 164(4) में बताया कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अगर ये 6 महीने के अंदर अपना सीट यहाँ पे मतलब आपका विधानसभा में सीट फिक्स नहीं कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि मार्च 2022 में नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ का पारंपरिक पवन यंत्र है? ठीक है, पारंपरिक पवन यंत्र है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सही बी, तमिलनाडु। जीआई टैग हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का है। यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है जिसे कुंभकोणम के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। नरसिंहपेट्टी गांव के कारीगर इस यंत्र को बनाते हैं। ठीक है, ये स्पेशल गांव है और दोस्तों कुंभकोणम के भी ग्रामीण कारीगर मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम NACP को 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सरकार द्वारा NACP कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1992 में। अब हम थोड़ा राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था। तब से एनसीपी ने 4 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। एनसीपी का चरण 4 विस्तार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ था। अब इसे आगे फर्दर 5 साल के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका दोस्तों उत्तर डी से हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, केरल राज्य में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। केरल चुनिंदा स्थानों में कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केरल सरकार ने 2022 से इसका जो बजट था उसमें 6 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। जहां पहला चरण 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग लागू की जाएगी, वही दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्बन न्यूट्रल मॉडल फार्म स्थापित किए जाएंगे। अलुआ स्थित राज्य बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, शहीद दिवस के अवसर पर पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाते हैं और शहीद दिवस पर शहीदों को सत नमन हमारी तरफ से। अब शहीद दिवस 23 मार्च मैंने बता दिया। हर साल 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान का सम्मान करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैं शहीद दिवस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश शासकों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था, इस 23 मार्च 1931 को। तो इसी घटना को हम याद करते हुए हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए। और आगे पॉइंट्स हैं कि सार्वजनिक किस लिए हुआ, ये हम जान लेते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इस नई गैलरी का उद्देश्य क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि बिप्लोबी भारत गैलरी राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करती है जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जस्ट हुआ है। अभी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जी ने 23 मार्च को, हर साल 23 मार्च को पंजाब राज्य में राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं श्योर हूँ कि ये रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि खाड़ी के देशों ने निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? अब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी श्रीनगर में। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि उपराज्यपाल वहाँ के मनोज सिन्हा हैं
ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पर राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल हैं। ने निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे खूबसूरत निवेश गंतव्य में बदलने की क्षमता पर जोर दिया है। मतलब वहाँ का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा उस राज्य में। खाड़ी देशों से 36 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए कश्मीर में पर्यटन स्थलों का भी दौरा करेंगे। मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसायों के लिए वैश्विक मानक एंड टू एंड सुविधाओं का वादा किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी शायद बैकग्राउंड में आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज हम अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलता हूँ मैं, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।